नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 12th विषय हिंदी अनिवार्य और उसमें अपना अध्याय है आलोक धनवा। आलोक धनवा की जो कविता है पतंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही उपयोगी और अच्छे क्वेश्चन है। के बारे में हम जानते हैं कि मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था 1948 में, एवं छोटी अवस्था में ही ये कविता करना या कविता लिखना इन्होंने शुरू कर दी थी। इनकी कुछ कविताओं के नाम जैसे एक मात्र इनका काव्य संग्रह है विद्यार्थियों, दुनिया रोज़ बनती है, जो 1998 में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा पहली कविता इनकी जनता का आदमी, आपको याद होगी, 1972 में लिखी, प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनकी और यदि हम बात करें तो भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां वगैरह रचना है। पतंग कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है, एक लंबी कविता है और 30 से भाग को अपने यहाँ पर संकलित किया गया है। इस कविता में शरद ऋतु की चमक, बच्चों की बाल सुलभ इच्छाएँ और उमंगों का सुंदर चित्रण है वो कविता में किया गया है, क्योंकि बच्चों का परिवेश और वातावरण से बड़ा लगाव इस कविता में बताया गया है। क्योंकि रंग बिरंगी पतंगों के साथ बच्चों की जो भावना है, बच्चों का जो उत्साह है, वो आसमान को छू लेने वाला होता है। बच्चों की किलकारियाँ, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो यदि इसमें आपके इस कविता से प्रसंग आए तो आपको लिखना है आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज़ बनती है की कविता पतंग से लिया गया है, और इसमें प्रकृति की मनोरम छटा, बाल मनोविज्ञान या बच्चों की मन की उमंगों का वर्णन किया गया विद्यार्थियों। तो हम चर्चा करते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता के रचयिता कौन है? तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों कि कौन है। तो राइट आंसर इसमें यहाँ दे भी रखा आगे, आलोक धनवा है। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का वर्णन किया है? तो शरद ऋतु का वर्णन किया, अभी मैंने आपको बताया ही था। अगला क्वेश्चन है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, उपमा अलंकार भी है और बिंब पूछा है इसमें कि कौन सा बिंब है विद्यार्थियों? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य बिंब। दृश्य मतलब जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, वो दृश्य बिंब। गतिशील बिंब जिसमें गति होती है, स्तर बिंब जो स्तर रहता है, कोई चीज़ एक जगह। स्पर्श बिंब जिसको छूना यानी जैसे महसूस करना, तो वो स्पर्श बिंब होता है। बिंब किसे कहते हैं ये भी थोड़ा सा देख लें। पहले देखी हुई वस्तु का अब यदि अपने मन मस्तिष्क या मन मस्तिष्क पटल पर वही वस्तु की आकृति बनती है, धारणा एक आती है, विचार आता है, जिसका हमारे पास वो अभी नहीं है लेकिन हम उसकी आकृति देख सकते हैं, तो वो बिंब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, शरद आया पुलों को पार करते हुए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ शरद ऋतु को पुलों से पार करते हुए यानी मनुष्य की तरह बताया गया, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जब निर्जीव वस्तुओं पर मानव जनित क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार कहते हैं। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है? तो इसमें आपके देखो विद्यार्थियों, चमकीले इशारों से बुलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है? तो इसी अध्याय के अनुसार शरद ऋतु ही मुलायम यानी आकाश साफ सुथरा स्वच्छ रहता है इस ऋतु में विद्यार्थियों। इसके बाद विद्यार्थियों देखो अगला क्वेश्चन है, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किसका है? तो हमने चर्चा की पहले ही कि ये आलोक धनवा का है। कविता पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसको बताया गया है विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवेरे को, सुबह के समय को।
इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, कवि आलोक धनवा का जन्म कब हुआ? तो अभी हमने पहले चर्चा की थी इसके बारे में वीडियो के शुरू में। 1948 मुंगेर बिहार में। ये इनके एबीसीडी क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन आएंगे आपके एबीसीडी, 6 खाली जगह आएगी बोर्ड में, जो 80 नंबर का पेपर आएगा उसके अनुसार आपको वैसे ही तैयारी करनी है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन ये यहाँ पर दे रखे हैं, अच्छी तरह से इनको पढ़ें और घर पे अध्ययन करें विद्यार्थियों आप, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगला है, पतंग कविता के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोविज्ञान का चित्रण किया है? तो बाल मनोविज्ञान का, बाल सुलभ इच्छाओं और चेष्टाओं का चित्रण किया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पतंग कविता के आधार पर बताइए। तो बच्चों को कपास की तरह कोमल इसलिए बताया गया है कि जिस प्रकार कपास नरम और कोमल होती है, बच्चे का शरीर इतना लचीला और कोमल होता है कि ऐसा लगता है जैसे वो कपास की तरह है। इस कारण से ही यहाँ पर बच्चों को कपास की तरह कोमल बताया गया है, यानी बच्चे भी कपास की तरह ही मुलायम नरम होता है उनका शरीर, इस वजह से कहा गया है। उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो, तो कहने का तात्पर्य हुआ विद्यार्थियों की उनके मन में किसी प्रकार से डर नहीं होता है और निर्भय होकर के उत्साह के साथ कठोर सत्यों को पार करते हुए पतंगबाजी करते हैं, इधर से उधर दौड़ते और भागते रहते हैं, इसलिए उनके पैरों को बेचैन कहा गया कि वो बेचैन रहते हैं, मतलब उनके अंदर उत्साह और जोश रहता है, चाहे किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ भी क्यों न हो। और अपने आप को शरीर उनका एक पेड़ों की डाल की तरह इतना लचीला, जिसके कारण उनको कपास की तरह कोमल बताया गया। तो ये इसी वजह से यहाँ पर बताया गया। इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है विद्यार्थियों। आप यदि और यदि इसको देख सकते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि जब वो चारों दिशाओं में दौड़ते हैं छतों पर बच्चे, तो चारों दिशाओं से उनके पद चाप यानी उनके पैरों के कदमों की आवाज़ ऐसी सुनाई देती है जैसे सभी दिशाओं में कोई मृदंग है। मृदंग का मतलब वाद्य यंत्र बज रहा हो। तो बच्चों के दौड़ने के कारण चारों दिशाओं से मृदंग जैसे मधुर वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनाई देती है। इसी वजह से कहा गया है कि ऐसा लगता है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग बज रहा हो। छतों को नरम बनाने से कवि का क्या आशय है? इसका आशय यह है कि बच्चे जब शुद्ध होकर के दौड़ते हैं, कठोर छतों पर दौड़ते हैं और उन कठोर छतों को स्पर्श करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो छतें कठोर नहीं है, नरम हो गई है, ऐसा महसूस होता है। इसीलिए कहा गया है छतों को नरम बनाने का तात्पर्य ये यहाँ पर ऐसा आपको लिखना है। इसका उत्तर विद्यार्थियों, और नरम बनाने का मतलब है कि छतें उनको बिल्कुल भी कठोर नहीं लगती है और एकदम वो मुलायम जैसी समझ करके बच्चे उस पर उछल कूद करते रहते हैं एवं पतंगबाजी करते हैं। खतरनाक छतों से डरते नहीं हैं वो, छतें उनके लिए एकदम कोमल नरम हो जाती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी बालकों के पैरों के पास समय घूमती हुई क्यों चली आती है? पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी गहरा है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है कि कोमल रुई जैसे शरीर के साथ जब बच्चे पतंगबाजी करते हैं तो बच्चों के ऐसे कोमलता का स्पर्श पाने के लिए या स्पर्श करने के लिए समय पड़ती हुई भी मानो उनके व्याकुल पैरों के पास आ जाती है। इस वजह से ही कहा गया है कि पृथ्वी बालकों के पैरों के पास समय घूमती हुई चली आती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं,
पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? तो उनकी मन की जो भावनाएं हैं, तरंग है, उत्साह इतना है और वो पतंगबाजी में इतने खो जाते हैं। क्यों का उत्तर बता रहा हूँ यहाँ पर। इतने बच्चे उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि मन के उत्साह और उमंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वे खुद उनके साथ उड़ रहे हैं। यानी कि क्यों का उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि उनका उस समय ध्यान केवल अपने पतंग पर ही होता है, लक्ष्य केंद्रित केवल पतंगबाजी पर होता है। इसलिए रोमांच और उत्साह है, इस वजह से उनको ये है वो कहा गया। रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित शरीर का संगीत, इस संगीत का जीवन के लिए से क्या संबंध है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर इसका आपको उत्तर इस तरीके से लिखना है कि बच्चों के अंदर खुशी, उत्साह एवं रोमांच इतना होता है कि वो सब खुशी और उत्साह रोमांच में बदल जाता है। उस रोमांच के कारण उनके अंदर एक लय आ जाती है एवं उसी लय का संबंध संगीत से है और बड़े आनंददायक लगता है वो ऐसा दृश्य। इस वजह से रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लिए से संबंध बताया गया है विद्यार्थियों। ये आपको लिखना है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, पंक्ति में तितलियों की आसमान में उड़ती पतंग से क्या समानता है? समानता यह है कि पतंगे रंग बिरंगी होती है, तितलियां भी रंग बिरंगी होती है, तितलियां मंडराती है इधर उधर, वैसे ही आकाश में रंग बिरंगी पतंगे भी उड़ रही है, मंडरा रही है। इसी कारण से उनकी तितलियों से आकाश में समानता व्यक्त की गई है, क्योंकि तितलियों की रंग बिरंगी छटा और आकाश में उनके उड़ने के मनोरम दृश्य को बच्चों के पतंगों से समान व्यक्त किया गया। बाकी आप और इसको अधिक अच्छी तरह से देख लें। अगला प्रश्न है, पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, मूल भाव आपको लिखना है कि नए शरद ऋतु में धरती और आकाश साफ सुथरा होते हैं एवं बच्चे पतंग उड़ाते हुए उत्साह और आनंद के साथ इस दृश्य को देखते हैं। प्रस्तुत कविता का मूल भाव आपको लिखना है, ऋतु सौंदर्य के साथ शरद ऋतु में बालपन के उत्साह और उत्साह का चित्रण करना, बच्चों के मन का उत्साह का चित्रण करना ही इस कविता का मूल भाव है। किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं, कैसे समझाइए? तो पतंग कविता के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्योंकि किशोर युवा वर्ग मुश्किल और कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं है, निडर होकर के उसका सामना करते हैं, तो समाज में ऐसे युवा ही समाज को आगे एक दिशा दे सकते हैं, समाज के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। क्योंकि जीवन में परिस्थितियां कठिन आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है और चुनौतियों का जो सामना करता है वही समाज का निर्माण कर सकता है। ये इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना है विद्यार्थियों। जीवन में उन्नति वही कर सकता है जो साहसी होता है, निर्भीक होता है, निडर होकर के खतरों और बाधाओं से साहस एवं हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, वही प्रगति कर सकता है। इसलिए इसमें मार्गदर्शन की बात कही गई है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने समय को कैसा महसूस करते हैं? तो उसके बाद में तो हम और अधिक निडर हो जाते हैं और अधिक हमारे अंदर आत्मबल आ जाता है और अधिक शक्ति आ जाती है एवं हम नए जोश और उत्साह के साथ उस कार्य को करने की मादा रखते हैं या हिम्मत और साहस जुटाते हैं। ये आप लिखें। अब उसको उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये बता सकते हो आपके जैसे पतंग उड़ाते हुए बच्चे यदि छत से गिर जाते हैं तो और भी अधिक निडर होकर के उगते सूर्य के सामने आकर के वो पतंगबाजी करते हैं। पतंग कविता का यहाँ पर पूछा है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए। तो इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा है, इंद्रियों पर आधारित
बिंबों का प्रयोग किया गया है। दर्शीय चाक्षुष बिंब, दिशाओं को मर्देंग त्रिभुजत्व, उपमा, अलंकार, ये आपको बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण है। ये सब आपको यहाँ पर बताना है। पतंगों की रंग बिरंगी रंगीन दुनिया, ये सब आपको दिखाना है। अब आपको आलोक धना का अंतिम प्रश्न है, विद्यार्थियों परिचय लिखिए। तो ये परिचय अभी मैंने शुरू में बताया था, वीडियो के शुरू में, उसी हिसाब से आपको इसका लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको इनके उत्तर बताने की कोशिश की है, क्यों क्योंकि आपको इनके उत्तर शायद काफ़ी कठिनता से मिलेंगे, तो आप इनको ज़रूर याद करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि इसी तरीके से अन्य वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।